आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन और अपराधों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है टेड बंडी की। टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 को वर्मोंट के बर्लिंगटन में हुआ था। उनका असली नाम थियोडोर रॉबर्ट काउवेल था। बचपन से ही उनका जीवन बहुत जटिल और अस्थिर था। बंडी का पालन पोषण उनकी मां लुईस और उनके दादा दादी ने किया। शुरुआत में उन्हें बताया गया कि उनकी मां असल में उनकी बहन है और उनके दादा दादी उनके माता पिता हैं। जब बंडी 4 साल के थे तब उनकी मां उन्हें लेकर वॉशिंगटन राज्य चली गई, जहां उन्होंने जॉनी बंडी से शादी कर ली। टेड ने अपने सौतेले पिता का उपनाम अपना लिया। स्कूल के दिनों में बंडी एक सामान्य छात्र थे, लेकिन उनके भीतर गहरे मानसिक और भावनात्मक मुद्दे छिपे हुए थे। किशोरावस्था में बंडी ने अपने व्यवहार में असामान्य लक्षण दिखाने शुरू कर दिए थे। वे चोरी करने लगे और धीरे धीरे उनमें हिंसा की प्रवृत्ति भी विकसित होने लगी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में रुचि दिखाई, लेकिन उनके भीतर की दुष्ट प्रवृत्तियां बढ़ती चली गईं। इस प्रकार टेड बंडी का शुरुआती जीवन संघर्षों और विवादों से भरा हुआ था, जिसने आगे चलकर उनके अपराधी बनने की नींव रखी। टेड बंडी ने 1965 में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने मनोविज्ञान में पढ़ाई की। कॉलेज के दौरान उन्होंने आकर्षक और करिश्माई व्यक्तित्व के कारण कई दोस्तों और रिश्तों को बनाया, लेकिन उनके भीतर एक गहरा और खतरनाक रहस्य छिपा हुआ था। बंडी का पहला गंभीर रिश्ता एक युवा महिला के साथ था, जिसे हम स्टेफनी ब्रूक्स के नाम से जानते हैं। स्टेफनी खूबसूरत, बुद्धिमान और उच्च वर्गीय पृष्ठभूमि से थी। वह बंडी के जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनी और उनकी असुरक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को उभारा। जब स्टेफनी ने बंडी को छोड़ दिया तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ा आघात था और इससे उनके व्यक्तित्व में गहरा बदलाव आया। बंडी ने फिर से पढ़ाई जारी रखी और अपने करियर को बढ़ाने के लिए राजनीतिक अभियानों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कई अन्य महिलाओं के साथ रिश्ते बनाए, लेकिन उनके भीतर का अंधकार गहराता चला गया। बंडी की असामान्य और हिंसक प्रवृत्तियां इस समय के दौरान और भी स्पष्ट हो गईं। वे चोरी करने लगे और छोटी छोटी चोरियों से लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने लगे। धीरे धीरे उनका असली भयानक रूप सामने आने लगा, जिससे उनका जीवन और भी खतरनाक बन गया। इस प्रकार टेड बंडी के कॉलेज के साल उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए, जहां उनकी खतरनाक प्रवृत्तियां और गहरे मानसिक मुद्दे स्पष्ट होने लगे। 1974 में टेड बंडी के पहले जात हत्याओं की शुरुआत हुई। उनका पहला शिकार लिंडा एन हीली थी, जो वॉशिंगटन विश्वविद्यालय की एक छात्रा थी। लिंडा अपने घर से गायब हो गई और उसका शव बाद में एक पहाड़ी इलाके में मिला। इस घटना ने पुलिस और समुदाय को हिलाकर रख दिया। बंडी ने अत्यधिक चालाकी और धूर्तता से अपने शिकार चुने। वे अक्सर सार्वजनिक स्थानों से महिलाओं को बहला फुसलाकर अपनी कार में ले जाते थे, जहां वे उन्हें बेहोश कर देते और फिर उनकी हत्या कर देते थे। उनकी विधि बेहद संगठित और सुनियोजित थी, जिससे पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया था। इसके बाद वॉशिंगटन और ओरेगॉन में कई महिलाएं गायब होने लगीं, जिनके शव बाद में जंगलों और पहाड़ियों में पाए गए। बंडी की हिंसक प्रवृत्तियां और उनकी योजनाओं की सटीकता ने उन्हें एक खतरनाक और दुर्दांत अपराधी के रूप में स्थापित कर दिया। 1974 और 1975 के बीच टेड बंडी ने वॉशिंगटन और ओरेगॉन में कई हत्याएं की, जिससे पूरे प्रशांत उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। बंडी ने अपनी आकर्षक और भरोसेमंद व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हुए कई युवा महिलाओं को अपनी कार में बैठाया और फिर उन्हें बेहोश कर उनकी हत्या कर दी। उनका तरीका बेहद चालाक और संगठित था। वे अक्सर हाथ में प्लास्टर लगाकर या नकली चोट दिखाकर महिलाओं से मदद मांगते थे। उनकी मासूमियत और करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से महिलाएं उनकी मदद के लिए रुक जाती थीं, लेकिन एक बार जब वे उनकी कार में बैठ जाती तो बंडी अपनी क्रूर योजनाओं को अंजाम देता। वॉशिंगटन और ओरेगॉन की पुलिस ने कई महीनों तक इन हत्याओं की जांच की, लेकिन बंडी की चालाकी और योजनाओं की सटीकता ने उन्हें पकड़ने में बड़ी मुश्किलें खड़ी की। हर नई हत्या के साथ बंडी का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उनकी हत्याओं की संख्या भी। उनके अपराधों ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था। 1975 में टेड बंडी को पहली बार पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्हें यूटाह में एक ट्रैफिक स्टॉप के दौरान पकड़ा गया, जब उनकी कार से संदिग्ध वस्त्र और हथियार मिले। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर अपहरण और हमला करने का आरोप लगाया गया। लेकिन बंडी का अपराध करियर यही नहीं रुका। 1970 और 1980 के दशक में बंडी ने 2 बार जेल से भागने का दुस्साहस किया। पहली बार वे कोर्ट हाउस की खिड़की से कूदकर फरार हो गए और दूसरी बार उन्होंने जेल की छत से भागने की योजना बनाई। दोनों बार वे कुछ समय के लिए फरार रहे और इस दौरान और भी हत्याएं की। इन घटनाओं ने पुलिस और जनता को चौंका दिया और बंडी की खतरनाक प्रवृत्तियों को और भी उजागर किया। उनकी चालाकी और साहस ने उन्हें एक बेहद खतरनाक अपराधी बना दिया, जिसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। हर बार गिरफ्तारी और भागने के साथ बंडी का अपराध इतिहास और भी खौफनाक बनता गया।
1977 के अंत में जेल से भागने के बाद टेड बंडी फ्लोरिडा पहुंचा। उन्होंने अपना नाम बदल लिया और फिर से हत्या का सिलसिला शुरू कर दिया। सबसे कुख्यात घटना 1978 में टलहासी की ची ओमेगा सोरोरिटी हाउस में हुई। यहाँ उन्होंने 2 महिलाओं की हत्या कर दी और 2 अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये हमला अत्यंत क्रूर और हिंसक था, जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। इसके बाद बंडी ने एक बार फिर हमला किया और इस बार उन्होंने 12 साल की लड़की किम्बरली लीच का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। किम्बरली की हत्या ने पूरे फ्लोरिडा में गुस्से और डर का माहौल पैदा कर दिया। बंडी की क्रूरता और बर्बरता ने उसे अमेरिका का सबसे वांछित अपराधी बना दिया। बंडी की हत्याओं की श्रृंखला और उनकी पद्धति ने पुलिस के लिए उसे पकड़ना और भी मुश्किल बना दिया था। लेकिन 1978 में एक रूटीन ट्रैफिक स्टॉप के दौरान उन्हें आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास नकली पहचान पत्र और चोरी की गई कार थी। इस गिरफ्तारी ने बंडी के अपराधी जीवन का अंत कर दिया, लेकिन उनके द्वारा किए गए हत्याओं की भयावहता और क्रूरता ने उन्हें इतिहास में एक भयानक स्थान पर स्थापित कर दिया। उनकी गिरफ्तारी ने लोगों को राहत की सांस लेने का मौका दिया, लेकिन उनके अपराधों की यादें हमेशा के लिए दिलों में बसी रहीं। 1978 में फ्लोरिडा में टेड बंडी की गिरफ्तारी के बाद उनका अंतिम और सबसे चर्चित मुकदमा शुरू हुआ। बंडी के ऊपर कई हत्याओं के आरोप लगे, जिनमें ची ओमेगा सोरोरिटी हाउस की महिलाओं और 12 साल की किम्बरली लीच की हत्या शामिल थी। बंडी का मुकदमा असाधारण था क्योंकि उन्होंने अपनी वकालत खुद करने का निर्णय लिया। अदालत में उनके आत्मविश्वास और करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया, लेकिन अदालत में उनकी चालाकी और धारणा को देखते हुए जज और जूरी ने उन्हें अपराधी पाया। मुकदमे के दौरान बंडी ने अपनी निर्दोषता का दावा किया और सबूतों को चुनौती देने की कोशिश की। उन्होंने मीडिया का भी ध्यान खींचा और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत और गवाह पेश किए, जिनसे बंडी की अपराधी प्रवृत्तियां और हत्याओं की सच्चाई सामने आई। 1979 में बंडी को किम्बरली लीच की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। अदालत ने उन्हें एक खतरनाक और निर्दयी अपराधी करार दिया, जिसकी समाज में कोई जगह नहीं थी। यह मुकदमा अमेरिकी न्याय प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। बंडी का यह अंतिम मुकदमा उनकी अपराधी जीवन का अंत था, लेकिन उनके खौफनाक अपराधों की गूंज हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। उनके अपराधों और मुकदमे ने लोगों को उनके मनोविज्ञान और अपराधी प्रवृत्तियों को समझने का मौका दिया। टेड बंडी को 1979 में किम्बरली लीच की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई। अदालत ने उन्हें एक खतरनाक और निर्दयी अपराधी करार दिया, जिसकी समाज में कोई जगह नहीं थी। मौत की सजा के बाद बंडी ने कई बार अपनी सजा को चुनौती दी और अपीलें दायर की, लेकिन सभी अपीलें खारिज कर दी गईं। इस दौरान उन्होंने कई मनोवैज्ञानिक और पत्रकारों से साक्षात्कार दिए, जिसमें उन्होंने अपने अपराधों की विस्तार से चर्चा की और अपनी मानसिक स्थिति को समझाने की कोशिश की। अपने आखिरी दिनों में बंडी ने कई हत्याओं की स्वीकारोक्ति की, जिससे उनके द्वारा किए गए अपराधों की सच्चाई और भी स्पष्ट हो गई। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी कहानी बताने की कोशिश की, लेकिन उनके अपराधों की भयावहता और निर्दयता ने उन्हें हमेशा के लिए एक कुख्यात अपराधी बना दिया। टेड बंडी को 24 जनवरी 1989 को फ्लोरिडा स्टेट जेल में इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा दी गई। उनकी मौत के साथ ही एक युग का अंत हुआ, जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। बंडी की फांसी से पहले और बाद में जेल के बाहर उत्सुक लोगों की भीड़ जमा हो गई, जो इस कुख्यात अपराधी की सजा का अंत देखने आई थी। बंडी की मौत के बाद उनके अपराधों की कहानियां और भी व्यापक रूप से फैल गईं। उनके द्वारा की गई हत्याओं की संख्या और उनकी क्रूरता ने उन्हें एक भयावह किंवदंती बना दिया। बंडी की फांसी ने उन सभी पीड़ितों के परिवारों को एक तरह की राहत दी, जिन्होंने इतने वर्षों तक न्याय का इंतजार किया था। उनकी कहानी ने कानून प्रवर्तन और समाज को अपराधियों के मनोविज्ञान को बेहतर समझने के लिए प्रेरित किया। बंडी की मौत के बाद भी उनकी कहानी और उनके अपराधों की यादें हमेशा के लिए जीवित रही और उन्होंने समाज को अपराध और न्याय के बारे में गहरे सवाल उठाने पर मजबूर किया। टेड बंडी की मौत के बाद उनकी अपराधी जीवन की कहानियां और उनकी क्रूरता ने सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डाला। बंडी का केस आपराधिक मनोविज्ञान के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। उनके अपराधों और उनकी मानसिक स्थिति को समझने के लिए कई किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गईं। बंडी की कहानी ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपराधियों की पहचान और उनकी मानसिकता को समझने के लिए नई तकनीकों और तरीकों को अपनाने पर मजबूर किया। उनकी क्रूरता और धोखेबाजी ने लोगों को सजग और सतर्क रहने का सबक सिखाया। बंडी की विरासत एक चेतावनी के रूप में बनी रही कि किस प्रकार एक आकर्षक और सामान्य दिखने वाला व्यक्ति भी अंदर से कितना खतरनाक हो सकता है। उनकी कहानी ने समाज को अपराध और न्याय के बारे में गहरे सवाल उठाने पर मजबूर किया और हमें यह सोचने पर विवश किया कि हम अपने चारों ओर के लोगों को कैसे समझते हैं। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली है तो इसे साझा करें और हमें अपने विचार बताएं। आइए साथ मिलकर एक सुरक्षित और सजग समाज का निर्माण करें।